अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 कैसे हैं आप सब। हमें पता है ना कि रमज़ान का महीना चल रहा है जो अल्लाह ताला के पसंदीदा महीनों में से है। तो इंशाल्लाह हम सब ने और आपने भी इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश की होगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसकी एक पहली वीडियो पहला पार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछ लें ताकि हमें सारा चैप्टर आराम से समझ आ जाए। और ये ब्रेन इतनी बड़ी मशीन है, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है कि हम इसको फ़ौरन से झटपट नहीं समझ सकते। तो जब तक हम इसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, इसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस नहीं देखेंगे, वीडियोस से हमें ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है। अगर हम इसकी पिक्चर्स नहीं देखेंगे और इसको खुद से बना के नहीं देखेंगे ना, और इसको खुश दिली से नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये हमें समझ भी नहीं आएगा और हमें याद भी नहीं होगा। तो अपना सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 2 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था कि ब्रेन का हमारे लिए फ़ंक्शन क्या है, हमारे लिए ब्रेन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी में ब्रेन क्या क्या काम करता है। और पढ़ा था कि ब्रेन की लोकेशन क्या है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में कहाँ पड़ा हुआ है, और ब्रेन का कलर क्या है, ब्रेन का साइज़ क्या है, ब्रेन का वेट क्या है, और ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स में से हमने पढ़ा था सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला। और इन 3 पार्ट्स में से हमने पहला पार्ट कवर किया था जिसका नाम है सेरिब्रम। अब हम पढ़ेंगे सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम जो है ब्रेन का है दूसरा पार्ट। इसकी लोकेशन क्या है? सेरिबेलम इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के पीछे पड़ा होता है, ब्रेन के पीछे अल्लाह ताला ने इसको फिट किया है। इज़ बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ना, जो हमारे ब्रेन का 85% हिस्सा और 85% वेट बनाता है, उसके नीचे होता है। बिलो का मतलब होता है नीचे। एंड अबव द मेड्यूला, और मेड्यूला के ऊपर होता है। यानी कि ये इसकी नंबर 2 है ना, तो ये होता भी दरमियान में है, सेरिब्रम और मेड्यूला के बीच में। इसका साइज़ क्या है? ये जो है सेरिब्रम से बहुत छोटा होता है, मच स्मॉलर, यानी कि बहुत छोटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम क्या हैं। पहले हमने देखा लोकेशन और साइज़, और अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। ये जो है हमारी कंट्रोल बॉडी बैलेंस, इट कंट्रोल्स और बॉडी बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस। यानी कि जब हम बैठे हुए हैं तो हम सीधे, अगर हम सीधे पोजीशन में बैठे हुए हैं तो हम जानबूझ के तो नहीं, हम खुद से ना दाएं बाएं नहीं गिर रहे, हमारा जो सर जो है वो आगे नहीं गिर रहा, या हम आगे की तरफ झुकते नहीं जा रहे। हम जब सीधे बैठे हैं तो हम सीधे ही बैठे हैं। ये किस चीज़ से अल्लाह ताला, ये हमारे अंदर किस चीज़ से कंट्रोल होता है? ये हमारे अंदर सेरिबेलम में फंक्शन है कि वो हमारी पोजीशन कंट्रोल करता है। जब हम खड़े हैं तो हम खड़े हैं, हम इधर उधर गिर नहीं रहे, हम आगे पीछे गिर नहीं रहे। हम बेहोशी में जैसे चक्कर खा के गिरते हैं या हिल जुल के गिरते हैं, हम उस तरह गिर नहीं रहे। हमारी मूवमेंट्स जो होती हैं वो प्रिसाइज होती हैं। ऐसे नहीं होते कि अगर हमारे बिल्कुल सामने एक पेंसिल पड़ी है तो हम उसको उठाने के लिए उसके राइट साइड पे हाथ मार रहे हों या लेफ़्ट साइड पे। जब हम बिल्कुल फिट होते हैं, हम बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, हम बिल्कुल ठीक होते हैं, तो हमारी मूवमेंट जो है वो प्रिसाइज होती हैं, एग्जैक्ट होती हैं। और ये किससे होता है? सेरिबेलम से। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, जब हमने मसल्स को मूव करना होता है, जैसे अब आप देखें आपके बाजू में जो मसल्स होते हैं ना, अब जब आपने बाजू मूव किया तो ये ऐसे नहीं होता कि हड्डी जो है वो अलग से मूव कर रही है और इसके मसल्स जो हैं वो अलग से मूव कर रहे हैं। और फिर ये भी बाजू में जो हैं वो ऊपर की साइड पे 2 मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होता कि ऊपर वाला जो 2 मसल्स होते हैं उसमें से भी एक अपर, आप अभी के लिए समझ लें कि एक अपर होता है और एक लोअर होता है। इसमें ऐसे भी नहीं होता कि अपर मसल अलग से मूव कर रहा है और लोअर अलग से। ये सब कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से मूव करते हैं और रेगुलरली मूव करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक जो है वो 1 सेकंड पहले मूव हो गया, दूसरा 1 सेकंड बाद मूव हो गया। नहीं, ये इतने प्रिसाइज है, अल्लाह ताला ने इनको इतना प्रिसाइज बनाया कि एक दूसरे की मूवमेंट के साथ साथ एक दूसरे की मूवमेंट को देखते देखते नहीं, उससे बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं। मतलब जैसे अगर एक मसल के हिलने का टाइम है ना, एक मसल के हिलने का टाइम है, ठीक है, तो दूसरे मसल को अल्लाह ताला ने ऐसे सेट किया हुआ कि वो उससे 1 सेकंड बाद हिलेगा, तो वो इससे 1 सेकंड बाद ही हिलेगा। ये उसकी कोऑर्डिनेशन है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो सेम टाइम पे हिले तो ही हम उसको कोऑर्डिनेशन कहेंगे। कोऑर्डिनेशन इसको कहते हैं कि जो एक चीज़ ने दूसरे के काम करने में मदद देनी हो ना, तो वो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे दे। ठीक है,
ये नहीं कि वो आगे पीछे हो जाए और हमारी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, दूसरा इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स अस टू स्टैंड इन अपराइट, ये हमें बिल्कुल सीधा खड़े होने में मदद देता है। जब हम बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं तो हमारे बाजू भी सीधे होते हैं, हमारी टांगें भी सीधी होती हैं, हमारा सर जो है वो सामने, हमारी आंखें सामने की तरफ होती हैं और हमारा सर सीधा होता है, दाएं या बाएं या पीछे नहीं पड़ा होता या आगे नहीं गिरा होता। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टैंड अप। अपराइट मतलब खड़े होने की पोजीशन में, जैसे इंसान खड़े होते हैं उस पोजीशन को अपराइट कहते हैं। कीप और बैलेंस, यानी जो हमने पहले पढ़ा, हमारा बॉडी बैलेंस कंट्रोल करता है। एंड मूव अराउंड, जब हम इधर उधर घूमते हैं तो ऐसे नहीं है कि अगर हमने एक चक्कर जो है वो लिया है, दायरे की शक्ल में एक चक्कर लिया है, तो हम अगले चक्कर में नीचे गिरे पड़े हों। बहुत आप एक्सट्रीम पे जाएंगे तो ऐसे होगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, एक आधे चक्कर से या 2-4 चक्करों से। ठीक है, jumping, walking, riding, swimming and many other activities are controlled by cerebellum. जंपिंग, वॉकिंग, राइडिंग, ये सारी चीज़ें देखें, इसमें आपको बैलेंस की भी ज़रूरत होती है, मसल कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होती है, और इसमें आप मूव भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वॉकिंग में आपका क्या क्या मूव हो रहा होता है, आपके थोड़े थोड़े बाजू भी मूव हो रहे होते हैं, आपकी टांगें भी मूव हो रही होती हैं, और आपकी आंखें भी उस तरह मूव हो रही होती हैं कि ये मेरा रास्ता है, मैंने यहाँ पे जाना है। ठीक है, और उस हिसाब से आपके मसल्स भी ब्रीद इन ब्रीद आउट, जब आप तेज़ चल रहे होते हैं तो आपके मसल्स की ब्रीदिंग रेट, आपके लंग्स का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, और जब हम आहिस्ता चल रहे होते हैं तो हमारा लंग्स का ब्रीदिंग रेट, या हमारा ब्रीदिंग रेट, लंग्स का ब्रीदिंग रेट नहीं होता, ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट होता है, वो नॉर्मल रहता है, रेगुलर रहता है। राइडिंग करते हुए भी आपको बैलेंस की भी ज़रूरत होती है, और वो उस पर लगामें पकड़ने के लिए, या अपने पाँवों को मजबूत करने के लिए, या घोड़े पे जो है वो मजबूती से बैठने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल की भी ज़रूरत होती है, और बॉडी बैलेंस की भी ज़रूरत होती है। अगर आपका बॉडी बैलेंस, या खुदा न खास्ता किसी का बॉडी बैलेंस सही नहीं होगा, तो वो उससे नीचे जा पड़ेगा। ठीक है, एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। अब सेरिबेलम, अब जो है हमें जंपिंग में भी चाहिए होती है, जैसे राइडिंग में, जैसे वॉकिंग में चाहिए होती है, स्विमिंग में भी चाहिए होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें और भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इसी सेरिबेलम की मदद चाहिए होती है। ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये इतनी मेन चीज़ें कवर कर रहा है। आप ब्रेन के जिस पार्ट को निकाल के देखेंगे, आपको लगेगा यही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें कवर कर रहा है। ठीक है, हमने जो है 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, एक सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम। अब हम तीसरे की जो है मेड्यूला। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लोअर पार्ट, ये सबसे छोटा है, साइज इसका क्या है, सबसे छोटा, लोकेशन क्या है, लोअर। उन तीनों पार्ट्स में से सबसे नीचे का पार्ट जो है वो है मेडुला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। इसको ब्रेन स्टेम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं, आप लोग खुद ढूंढें। वैसे इतना कोई, अगर आप अपनी बुक में से ब्रेन की पिक्चर निकाल के देख लें तो आपको बड़े आराम से समझ आएगा। स्टेम हम नॉर्मली प्लांट्स में पढ़ते हैं, और प्लांट्स में स्टेम उसको कहते हैं जो ज़मीन से लेकर ऊपर पत्तों तक, फ्रूट तक, फ्लावर तक जो है वो फैली होती है, और पौधों को या उसके लिए बैकबोन का काम कर रही होती है। ठीक है, उसके लिए कनेक्शन का काम कर रही होती है ज़मीन से। तो स्टेम कनेक्ट्स द प्लांट टू द सॉइल। ठीक है, और ये उस तक इसको मतलब कंट्रोल करा के या उसको कनेक्ट करके उस अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। तो अगर आप सोचें ब्रेन स्टेम क्या करा होगा, वो तो प्लांट स्टेम होता है, तो ब्रेन स्टेम का क्या काम होगा। अच्छा जी, अब मेड्यूला, उसकी ये लोअर पार्ट तो उसकी तरतीब था ना, अब हम देखते हैं कि उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है। बीनीथ द सेरिबेलम, ये सेरिबेलम के नीचे होता है, यानी कि सबसे पहले सेरिब्रम, फिर सेरिबेलम, फिर मेड्यूला। ये ऐसे नहीं होता कि पोर्शंस में पढ़ा हो। अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो जैसे कि आपके पास पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है, सबसे ऊपर हमें सेरिब्रम नज़र आ रहा है, फिर उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो सेरिबेलम है, और सबसे नीचे जो है वो जो सबसे नीचे है वो मेड्यूला है। अच्छा जी, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के दरमियान में ये कॉर्ड होती है, विच रन्स डाउन द नेक एंड ब्रेन, जो कि नीचे चलती जाती है हमारी नेक और ब्रेन तक, नेक और ब्रेन से नीचे चलती जाती है। ठीक है, ये जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा कह सकते हैं, नहीं सबसे अहम नहीं, ये सबसे जो है वो
कनेक्टिव हिस्सा है, ये हमारे से ब्रेन और नर्वस सिस्टम या जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन पैदा करता है, उनके दरमियान राब्ता पैदा करता है। इट कंट्रोल्स, मेड्यूला का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अभी हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, इसका आप आंसर अपने ग्रुप्स में देंगे और कमेंट्स में देंगे। तो इनवॉलंटरी एक्शंस अब हम पढ़ लेते हैं, ये पढ़ के आपको वॉलंटरी एक्शंस खुद ब खुद याद आ जाएंगे। द वंस दैट वर्क ऑटोमेटिकली, जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, जिसके लिए हमें सोचने की या हमें हिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती या हमें वो करने की ज़रूरत महसूस भी नहीं होती, उसके बगैर भी वो काम खुद से हो जाते हैं। जैसे कि हम आँखें झपकाते हैं, हम दिन में कई बार आंखें झपकाते हैं जिसका हमें इल्म भी नहीं होता, जो हमें महसूस भी नहीं होता। वो किस तरह झपकाते हैं? वो इनवॉलंटरीली झपकाते हैं, ठीक है। और हमारा हार्ट बीट करता है, हम सांस लेते हैं। सांस को फ़िलहाल रहने दें, जो हमारा हार्ट बीट करता है ये भी इनवॉलंटरी है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है ये भी इनवॉलंटरी है, ठीक है। जो हमारी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल लंग्स में आती है और लंग्स में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर आती है, ये भी टोटली इनवॉलंटरी है। आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द बॉडी? नहीं ना, ये इनवॉलंटरी है। ऐसे काम जो हमारी बॉडी के अंदर तो होते हैं लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज़ सराउंडेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम किसको कहते हैं? दरअसल जिसको हम नॉर्मली अपनी बैकबोन कहते हैं, विच प्रोवाइड्स सेफ्टी टू द स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के बैकबोन बनती है, इसके बगैर बैकबोन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की अल्लाह ताला ने हिफाजत कैसे की है? इसके इर्द गिर्द वर्टिब्रल कॉलम को सराउंड करके। स्पाइनल कॉर्ड कंप्राइजेज मल्टीपल नर्व्स दैट कलेक्टिवली फॉर्म द नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत से नर्व्स होते हैं। नर्व्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स को कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखें कि ये नर्व्स होते हैं और ये बहुत अहम होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, और ये सारे नर्व सेल्स न्यूरॉन्स मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, जो वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस है ना, इसको रिस्पॉन्सेस कहते हैं। अभी आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसको रिस्पॉन्सेस क्यों कहते हैं। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस की एग्जाम्पल्स, ठीक है। जब भी आप इसका डिफरेंस लिखेंगे या आप इसका किसी को समझाएंगे, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था, तो आपको एग्जाम्पल दे के समझाया था ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आया था। तो जब भी आपने किसी को समझाना होगा या किसी को बताना होगा तो आपको भी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अगर इसको गौर से समझेंगे तो आप अपने इर्द गिर्द इससे भी ज़्यादा अच्छी और इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इस वॉलंटरी एक्शंस की एग्जांपल में है कि ईटिंग का केक, खाना खाना, बाइक चलाना, बाइसिकल चलाना, चलना, या कोई पियानो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ें, कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना या कोई मशीन यूज़ करना और स्कूल आना जाना, मतलब ये वॉकिंग में आता है। इस किस्म की एग्जांपल्स जो हम खुद से करते हैं, जो हमें करना क्या है, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा मुझे ये काम करना है, अब मैंने ये काम करना है, तो इस तरह। और इनवॉलंटरी में क्या है? योर हार्ट बीट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग भी इनवॉलंटरी है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ भी इनवॉलंटरी है, रिमूविंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी गरम चीज़ से अपना हाथ बेसाख्ता पीछे कर लेना, जिसमें हमें अभी पूरा पता भी नहीं चलता कि हमें जो है वो गरम लग रहा है, लेकिन हम हाथ पीछे कर लेते हैं। और सैलिवेशन, यानी कि हमारे मुंह में जो लुआब बनता है, जो थूक बनता है, वो भी उसको सलाइवा कहते हैं ना, तो सैलिवेटिंग यानी कि वो थूक बनना भी इनवॉलंटरी है, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक होता है। इसमें एक लफ्ज़ है चॉकिंग, जो कि मैंने आपको नहीं बताया। चॉकिंग का मतलब है दम घुटना, ठीक है। अगर हमारा दम घुट रहा है तो हम ये फ़ील कर सकते हैं कि हमारा दम घुट रहा है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कर सकते कि अब हमारा दम ना घुटे, हमें सांस की तंगी महसूस ना हो, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम उसका बस क्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात जो शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, चलो दोबारा बता देते हैं, इसमें क्या मसला है। व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन स्लीप्स, आपको पता है कि जब हमारा बाकी सारा ब्रेन, जब हम रात को सोते हैं, जब भी हम सोते हैं तो हमारा सारा ब्रेन सो जाता है, लेकिन एक पार्ट जो है वो वर्किंग करता रहता है। उस पार्ट को क्या कहते हैं? उस पार्ट का क्या नाम है? उस पार्ट का नाम है मेड्यूला। और ये मेड्यूला सिर्फ वर्किंग क्यों करता है, बाकी पार्ट्स क्यों सो जाते हैं, मतलब ये क्यों जागता रहता है? इसको क्या सज़ा है? इसने क्या गलती की है? इसकी सज़ा, इसकी गलती जो है वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।
अब ये जो है ना, ये बड़े मज़े का काम है और इसकी मैंने आपको लॉजिक अच्छी तरह समझा भी दी है। आप ज़रा थोड़ा सा रिवाइंड करें वीडियो को और दोबारा देखें और फिर आपको इसको ढूंढने में बहुत मज़ा भी आएगा। बस 2-4 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लगेंगे और आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड लार्ज नेटवर्क ऑफ नर्व्स ऑल ओवर द बॉडी। ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स से, नर्व सेल्स से बना हुआ होता है। नर्व्स जो है वो न्यूरॉन्स को या नर्व सेल्स को भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका क्या काम होता है, ये हमें क्यों चाहिए होता है? ये हमें चाहिए होता है कम्युनिकेशन ऑफ बॉडी, कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स को, या कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स आप इसको कहें तो ये ज़्यादा अच्छा है। हमारे बॉडी पार्ट्स को कैसे पता कि अब हमें गर्म लग रहा है और हमने हाथ पीछे हटाना है? हमारे बॉडी पार्ट्स को कैसे पता कि हमें ठंड लग रही है, हमें सर्दी महसूस हो रही है और हमने कोई चादर कंबल कुछ ओढ़ना है? हमारे बॉडी पार्ट्स को कैसे पता चला कि ये हम टीवी देख रहे हैं, ये हमें देखना है, हमने इसको सुनना नहीं है? हमारे बॉडी पार्ट्स को कैसे पता चला कि हम ये लिख रहे हैं, ओहो ये तो गलती हो गई, अब हमने इसको रेस करके दोबारा लिखना है? ये जो सारी कम्युनिकेशन है ना, हमारे बॉडी पार्ट्स में तो कोई सेंसर्स इस किस्म के नहीं लगे हुए ना कि जो उसको फ़ौरन लॉजिकली रीड कर लें, एनालाइज कर लें कि ये हमने गलती की है, हमें इसको इस तरह से करना था, या हमने इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे डील करना है, या कुछ भी इस तरह का। तो हमारे बॉडी पार्ट्स को ये कैसे पता चला? ये हमारे बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए अल्लाह ताला ने इतनी कम्प्लेक्स मशीन बनाई है जिसका नाम है, क्या नाम है? ब्रेन नाम है उसका, ठीक है। तो इसका काम है कि कम्युनिकेट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग काउंटलेस मैसेजेस। जैसे हम लोग किसी को मैसेज करते हैं ना, 1 मैसेज, 2 मैसेज, 3 मैसेज, 100 मैसेज, 200 मैसेज, ठीक है ना, हद कोई बहुत भी ज़्यादा हो तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी क्योंकि चल ही इस मैसेजिंग पे रही है, हमारा मैसेंजर जो है वो व्हाट्सएप नहीं है जिसमें हम काउंट कर सकें। हमारा मैसेंजर जो है वो नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें हज़ार मैसेज जाते हैं कि अब ये आई ब्लिंक करो, अब ब्लिंक ना करो, अब आंख खोल के रखो, अब आंख बंद कर लो, सूरज की रोशनी ज़्यादा है, अब हाथ यहाँ रखो, यहाँ हाथ ना रखो, तुम खामोश हो जाओ, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पे खामोश हो जाओ। कोई बड़ा है हमारे घर में या हमारे सामने कोई बड़ा है, उसको सलाम करो सबसे पहले, फिर कुछ भी जो भी आप उसके लिए कर सकते हैं वो आप करें। ये सारी बातें जो है हमारा ये मैसेंजर बता रहा है, जिस मैसेंजर को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। अब आप इसको जिस तरह चाहें आप इसको एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अच्छा पहले हम इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। और ब्रेन टू कंट्रोल व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर सराउंडिंग्स, ये हमारे ब्रेन को इस बात के काबिल बनाता है, इस इनेबल करता है कि वो ये जांच सके, हमारा ब्रेन, कि हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, और जो हमारी सराउंडिंग्स में हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या हम उससे बच जाएं या हम उसको ठीक कर दें या कुछ, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारा जो है नर्वस सिस्टम, हाउ डज इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। तो इसका जो है ना वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम आपके सामने है। अब आपने सबसे पहले देखना है ये एरोस किस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। आपने देखा कि एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने महसूस किया कि आपको प्यास लगी है। आपको कैसे पता आपको प्यास लगी है? आपने कैसे महसूस किया आपको प्यास लगी है? पानी का ग्लास देख के आँखों ने वो मैसेज जो है वो ऑप्टिकल नर्व्स के ज़रिए उस तरह उस सिग्नल में कन्वर्ट किया ऑप्टिकल नर्व्स ने। ये आपने शायद पीछे पढ़ा हो, तो चलें छोड़ें। आँखों ने उसको ऑप्टिकल नर्व्स ने कन्वर्ट किया ऐसे सिग्नल में कि जिस सिग्नल ने जाके ब्रेन को बताया कि ये पानी है, और फिर उससे रिलेटेड पार्ट ने बताया कि ओहो तुम्हें तो प्यास लगी है, ये पानी है, इसको पी लो। फिर वो मैसेज ब्रेन से प्रोसेस होके वापस आया और ब्रेन ने बाजू के मसल्स को, बाजू के टिश्यूज़ को, बाजू के पार्ट्स को, और बाजू की बोन को, बाजू की हड्डियों को, हाथ की उंगलियों को, हड्डियों को, मसल्स को, हर चीज़ को जो बाजू में आपको नज़र आ रही है, बाजू के जॉइंट्स को, इस चीज़ को इनेबल किया कि तुम अब ये हिलो और ग्लास उठाओ
और इसको मुंह से लगाओ और फिर मुंह को इनेबल किया कि तुमने ये पानी हलक के ज़रिए अंदर लेके जाना है और फिर ये पानी जाके स्टमक में ठहर जाएगा। ये कितने सारे कम्प्लेक्स मैसेजेस, कम्प्लेक्स काम हुए हैं एक इतनी सी बात में कि हमने पानी पीना था और हमें पता भी नहीं चला। ये है वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये बहुत आसान सी बात है। इसमें सिर्फ आपने ये नोट करना है कि आँखों ने देखा कि पानी पियो, आँखों के सिग्नल गए ब्रेन के पास, ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया और रेलिवेंट ऑर्गन, यानी कि पानी पीने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या उठाना है, हमने सबसे पहले उसको हज़म तो नहीं ना कर लेना, हमने सबसे पहले वो ग्लास उठाना है, उसको मुंह के पास लाना है, फिर मुंह में डालना है, फिर मुंह से जो मुंह के पार्ट्स हैं वो उसको फूड पाइप में डालेंगे, फिर फूड पाइप से नीचे वो स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी की एनर्जी में या हाइड्रेशन में काम आएगा। तो इन सारे स्टेप्स को अगर हम गौर से देखें तो ये बहुत आसान सी बात है, इस पे हमने सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देनी है। ये है जी वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आप एक वर्किंग मॉडल बनाएंगे, बहुत सिंपल, इसमें बस आपने एरोज़ लगाने हैं, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन भी अभी आपका काम नहीं है, आपने इसमें सिर्फ एरोज़ लगाने हैं। यहाँ पे आप लिख दें, पिक्चर भी नहीं बनाई, यहाँ पे आप लिख दें ये हेड है, मिसाल के तौर पे ये हेड है और ये ग्लास ऑफ वाटर है, प्लेट ऑफ राइस, बिरयानी, पुलाव, जो भी आपको पसंद है आप वो लिख दें। फिर उसके पीछे एरो लाएंगे, फिर वो नर्व्स, बस न्यूरॉन्स की आपने थोड़ी सी वो वेन्स टाइप जो नज़र आ रही हैं हमें, आपने वो बना देनी है, कैपिलरीज वेन्स, जो भी आप इसको कहें। फिर उससे पीछे लाके दरमियान में ब्रेन बनाएंगे और नीचे लिख देंगे आर्म या लेग या स्टमक या एब्डोमेन या नेक या कुछ भी, ठीक है। बस आपने लिख के बनाना है, आप इसको बेशक ड्रॉ ना भी करें तो सही है। जब हम लिखते हैं ना या जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से याद हो जाता है, फिर हमें समझ भी आता है, फिर हमें मज़ा भी आता है, फिर हमारा दिल भी करता है कि हम इस तरह की चीज़ों को और स्टडी करें। अब हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कैसे होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं ना, सारे एक तरह के नहीं हैं, सारे एक बेस पे नहीं बने हुए, वो हर किसी का टाइप्स हैं। उनकी दो टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़ी है, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, ठीक है। ये नर्व्स जो हैं इनका काम अलग अलग है। एक नर्व, अच्छा चलें हम पहले पढ़ते हैं। कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स टू स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स और सेंस ऑर्गन्स एक ही होते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारे पास क्या क्या हैं, 5 सेंसेस के सेंस ऑर्गन्स देखें, आई है, स्किन है, टंग है, नोज़ है, ईयर है, ठीक है। ये हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे इनके जो पार्ट्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं ना, इनके और स्पाइन और ब्रेन के दरमियान जो मैसेज कैरियर है, मैसेंजर है, जो कम्युनिकेशन की चीज़ है, कम्युनिकेटिंग थिंग है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब जब हमारी बॉडी, हमारे किसी ऑर्गन को कुछ भी फील होगा तो वो पहले मैसेज भेजेगा कि स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड वाईफाई का काम करेगी और जो है ब्रेन वो बनेगा रिसीवर जिसको हम मैसेज करते हैं। समझें आपने अपने एक दोस्त को मैसेज किया, ठीक है, आपका मैसेज वाईफाई के सिग्नल्स के ज़रिए, इंटरनेट के सिग्नल्स के ज़रिए, हवा के ज़रिए जो है वो दूसरे बंदे के मोबाइल पे, व्हाट्सएप मैसेंजर में या जिस पे भी आपने उसको मैसेज किया वो उस पर गया। बीच में मैसेंजर या कम्युनिकेशन पर्पस किसने अदा किया, वाईफाई ने। यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इंटरनेट है, वाईफाई का काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग सेंडर हैं, हम लोग भेजने वाले हैं और आपका जो दोस्त है वो रिसीवर है, यानी कि सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो सेंडर हैं और ब्रेन जो है वो रिसीवर है। बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करेगा, ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स के दरमियान, बॉडी और ब्रेन के दरमियान वो काम करेगा स्पाइनल कॉर्ड, विच कैरीज देम टू ब्रेन, जो कि हमारे ऑर्गन से मैसेज उठा के जो है वो ब्रेन तक लेके जाता है। ये कौन सी चीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ये नर्व्स कौन से नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स, जो कि सेंस करते हैं। सेंसरी के पहले 4 लफ्ज़ देखें, सेंस है ना, बन रहे हैं ना, ई उसमें मिसिंग है, लेकिन चलें हमने इसको सिर्फ याद करने के लिए हिंट रखना है, हमने उसको एग्जैक्ट स्पेलिंग थोड़ी याद करनी है। सेंसरी नर्व से हमें पता चला है कि सेंस करते हैं।
सेंस करके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। अब मोटर नर्व्स क्या करते हैं कि कैरी मैसेजेस फ्रॉम आवर ब्रेन टू आवर मसल्स, हमारे ब्रेन से वापस मसल्स तक जो मैसेज आता है पूरे सिस्टम में से गुजर के ऊपर से नीचे तक हमारे सर से टो तक जो मैसेज आते हैं सारे के सारे मैसेज मोटर नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये थे इनके फंक्शंस। आप इसको जब डायग्राम देखेंगे, अपनी बुक की पिक्चर देखेंगे पेज नंबर 15 पे, तो आपको ये बहुत अच्छे समझ आएंगे। ठीक है, अच्छा तो बच्चों मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया। ठीक है, आपने ब्रेन पढ़ लिया, आपने उसके पार्ट्स पढ़ लिया, आपने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, आपने उसका साइज़ पढ़ा, आपने उसका शेप पढ़ा, आपने उसका कलर पढ़ा, आपने उसकी लोकेशन पढ़ी, आपने उसके तीनों पार्ट्स की डिटेल जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड थी वो आपने पढ़ ली। अब आपको पूरा समझ तो नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये इतनी कम्प्लेक्स मशीन है कि इसमें आए दिन कुछ ना कुछ हमें नया पता चल रहा होता है। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आया तो कोई ऐसी बात नहीं है, पहली दफ़ा पढ़ने में कोई चीज़ समझ नहीं आती। पहली दफ़ा जब हम कोई चीज़ देखते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसको ये देख रहे होते हैं कि ये है क्या। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइम दूसरी दफ़ा में हम उसको समझते हैं, फिर तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा में हमें वो कुछ याद होना शुरू होती है। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी ये है कि हम जितनी मेहनत करेंगे, हम जितना दिल से पढ़ेंगे उतना अच्छा हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको अच्छा समझने के लिए क्या कर सकते हैं। आप एक चार्ट पेपर पे या फिर थर्मोकोल शीट, ये जो आपको शीट नज़र आ रही है इसका क्या नाम है, थर्मोकोल शीट। ठीक है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, अगर किसी को ज़्यादा अच्छा पता है तो मुझे बता दे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसको थर्मोकोल शीट कहते हैं। अब आपने इस पे बना लेना है अपना नर्वस सिस्टम। अब आप सोचें कि ये मेरा ब्रेन है, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बीच में कनेक्शन जो है, बेशक आप उसको बहुत कम्प्लेक्स ना बनाएं, एक एक लाइन बस लगा लें कि और उस पर एरो हेड दे दें कि ये इधर मैसेज गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड से आगे मसल्स तक गया, फिर जो अगर आपको कोई चीज़ गर्म लगी जैसे कैंडल बना दें और उसके ऊपर एक उंगली बना दें, बेशक ज़्यादा पूरा हाथ भी ना बनाएं। इतना सिंपल रखें कि आपको बार बार देखने में, बार बार समझने में वो समझ आ जाए। ठीक है, ये आपने समझने के लिए बनाना है, ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे आपको मार्क्स मिलने हैं। ये जब तक आप समझेंगे नहीं, आप प्रोजेक्ट को दिल से बना ही नहीं सकेंगे, वो इतना गंदा बनेगा आपका खुद देखने का दिल नहीं होगा, तो फिर टीचर देख के मार्क्स कैसे देंगी। ठीक है ना, मार्क्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ह्यूमन बनाया है, अगर आप इसको एक सेल की निस्बत से देखें तो कितना बड़ा इंसान है, ट्रिलियंस बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल इसके अंदर हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम इतनी प्रिसाइजली, इतना एफिशिएंटली अल्लाह ताला कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें भी तो चाहिए ना हम इसको एक्सप्लोर करें कि ये है क्या चीज़। ठीक है, और हम फिर इसको बेहतर समझ के जो है वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छा जान सकेंगे, या हमें फिर किसी दूसरे से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें खुद समझ आ रहा होगा कि हमें अगर ये फीलिंग आ रही है तो ये इस वजह से आ रही है, हमारा ब्रेन हमें ये कह रहा है। ठीक है, आपने ये बना लिया और उसमें आपने नाम दे देना है कि जो स्पाइनल बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज जा रहा है ये सेंसरी नर्व से जा रहा है या मोटर से, और जो ब्रेन से वापस मसल्स की तरफ मैसेज आ रहा है सेंसरी से जा रहा है या फिर मोटर से। आपने इसको एरो हेड से जो है वो मेंशन कर देना है और आपकी डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, फिर आपने इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है या फिर आपने अपने इसको ग्रुप्स में पोस्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो क्लास अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। अगर आप इसको मज़े से पढ़ेंगे, 2 बार इसकी रीडिंग करेंगे, पहली बार रीडिंग बिल्कुल आराम से इजी होके करें, दूसरी बार आप हाथ में पेंसिल पकड़ के रीडिंग करें और फिर देखें कि आपको इसमें से कौन सा लफ्ज़ समझ आया और कौन सा नहीं आया, फिर उसके हिसाब से आप उसकी मार्किंग करें, उनके वर्ड्स के मीनिंग्स तलाश करें, उनको कीवर्ड्स की लिस्ट बनाएं, वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स हैं उनको याद करें और फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा चैप्टर रीड करेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छी तीसरी दफ़ा चैप्टर रीड करेंगे तो आपको सारा कुछ अच्छी तरह समझ आने लग जाएगा और चीज़ों में कनेक्शन बनता जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे आप लोग पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे आपको सबसे पहले मिलेगा कि मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन लोकेट करें। उसमें आप लिख देंगे जिस तरतीब से हमने पढ़े हैं ना उस तरतीब से आने, लेकिन वो तरतीब आपने खुद देखनी है कि वो किस तरह से आएगी। कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये काम सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद हमने देखना है 3 मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन शोन इन द डायग्राम। जो ऊपर वाली डायग्राम है ना उसमें जो 3 मेजर पार्ट्स शो किए हुए हैं ना उसको ABC में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिख दें और उसके बाद उनके एक एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल फंक्शंस लिखने हैं।
सेरिब्रम का ये फंक्शन है, सेरिबेलम का ये फंक्शन है और मेडुला का ये फंक्शन है। ठीक है, फंक्शंस लिख दिए। अब आपने करना है कि नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग ईच एक्टिविटी और कंडीशन लिस्टेड बिलो। कि अब आपने जो ABCDEF तक फंक्शंस दिए हुए हैं ना ब्रेन के पार्ट्स के, आपने उनके सामने रिलेटेड पार्ट ऑफ ब्रेन लिखना है। यानी कि ये फंक्शन ये वाला पार्ट ऑफ ब्रेन करता है, ये वाला पार्ट ऑफ ब्रेन करता है। अब जरा आ जाए पेज नंबर 17 पे। इस पे अक्सर जो सवाल हैं वो आप लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसमें आपने करना ये है कि वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस में डिफरेंस लिखना है। अब वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको अपनी वीडियो से मिलेगा, स्लाइड से मिलेगा, अपनी बुक से मिलेगा, अपने दिमाग से मिलेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आप उसकी वेरिफिकेशन के लिए वीडियो पे जाएंगे। अब आपने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी देखना है, ये मैंने वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। और इसमें 3 फंक्शंस ऑफ 3 एग्जाम्पल्स इन ईच केस आपने देनी है। ठीक है, तभी ये मज़े का क्वेश्चन बनेगा। सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, ये इन दोनों का भी आपको डिफरेंस मैंने समझाया है। आप चैप्टर को रीड करें, अपने दिमाग से सोचें, आपको बड़े आराम से और बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। फिर अगर आपकी बुक में कोई डायग्राम बनी हुई है ना नर्व्स की, तो आपने वो भी ज़रूर बना लेनी है। ठीक है, तो अब आपने सेंसरी या मोटर का फंक्शन भी लिखना है। 2 पॉइंट्स नीचे सेंसरी के हो गए और 3 पॉइंट्स वॉलंटरी के, वॉलंटरी इनवॉलंटरी के बन जाएंगे तकरीबन। पॉइंट्स अहम नहीं है, बात यह अहम ये है कि आपने पूरी बात समझानी है क्वेश्चन में किसी को। जब तक आप क्वेश्चन में या किसी को एग्जाम्पल से नहीं ना समझाते, तब तक उसको समझ नहीं आती। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाई थी, क्या आपको समझ आया? तो इसी तरह बाकियों को भी तभी समझ आएगी जब आप एग्जाम्पल से समझाएंगे। और एक है चैलेंजिंग क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। जो आपने वीडियो में देखा है आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात इसमें समझ ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट एविडेंस सपोर्ट दैट द राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले तो वाइस वर्सा का मतलब समझ लें। वाइस वर्सा का मतलब होता है, राइटर कह रहा होता है एक कंडीशन मैंने समझा ली, अब आप इसका ऑपोजिट खुद ही समझ लें। ठीक है, पूरा इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत है। उसने कहा राइट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी कैसे कंट्रोल करता है। और आपने वाइस वर्सा का यहाँ पे मतलब ये कि लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन हाउ कैन इट कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, आपने एविडेंस से इसको प्रूफ करना है कि ये पॉसिबल है। तो आप अपने चैप्टर की रीडिंग जब करेंगे, 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तब आपको इसका सारा मैकेनिज़्म और तरीका समझ में आएगा। और मैंने आपको जो वीडियो में 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं कि एक तो आपने वो चार्ट पेपर पे या फिर उस पर वॉलनट और थ्रेड की मदद से आपने ब्रेन बनाना है, और दूसरा आपने फंक्शनिंग ऑफ या वर्किंग ऑफ ब्रेन वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम आपने उसको भी ड्रॉ करना है और उसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स मेंशन करने हैं। ठीक है, 2 काम ये रीडिंग, कीवर्ड्स और आंसर क्वेश्चंस, पेज नंबर 17 एंड 16 सॉल्व ऑन बुक। ये है आपका असाइनमेंट। ठीक है, देखिए आपने पूरे हफ्ते में करना है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करके तसल्ली से करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रहेगा। वरना आप अभी करेंगे आपको 2 दिन बाद भूल जाएगा। ठीक है, तो इसको तसल्ली से, लगन से, मेहनत से करेंगे तो ही ये मज़े से समझ में आएगा। चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए कोई मसला ही नहीं रहेगा। ठीक है, पहले आप अपनी कोशिश पूरी करें, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।